नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्वेंट की जो प्रॉपर्टी रिटर्न्स के बारे में जो अपडेट आई है, उसके बारे में और जो कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर हो जाएँगे अभी इस सेशन में। देखते हैं कि लोगों के क्या-क्या डाउट्स हैं। दोस्तों, मैंने अपने पीआरएस पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा कि जो मैक्सिमम पब्लिक को जो डाउट्स आ रहे हैं, उसमें हम कैसे उसको समझ सकते हैं और उसको अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। सबसे पहला पेज आपके सामने यही आएगा, आप इस पर टैप करिए। मैक्सिमम लोगों को जो डाउट्स आ रहे हैं और कमेंट्स में बार-बार पूछ रहे हैं कि जो लीगल वर्ड्स हैं, मोड ऑफ एक्विजिशन हो गया आपका, डेट ऑफ एक्वायर कौन सी है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, अगर इनहेरिटेड लैंड है तो उसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं। तो हम टर्न बाय टर्न इसको अभी देखेंगे कि हम किस कॉलम में क्या चीज़ फीड करेंगे। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इसको आप डिटेल में फीड कर लीजिए। जैसे कि आपका डिपार्टमेंट आपका हमेशा पेरेंट डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर आपने ज्वाइन किया था। बाद आ जाएगा आपका नाम, आ जाएगा डेजिग्नेशन, आ जाएगा ऑफिशियल एड्रेस। आपने वही लिखना है जहाँ पर एट प्रेजेंट आप वर्क कर रहे हैं। डिपार्टमेंट आपका बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें सब डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स लेवल पर पोस्टिंग होती है। जहाँ पर आप एट प्रेजेंट टाइम पर काम कर रहे होंगे, उसी ऑफिस का आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। कुछ लोगों का सवाल था कि ये इस डिप्यूटेड क्या है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर मैं आपको इस डिप्यूटेड के बारे में बताना चाहूँगा। सपोज करिए आपका पेरेंट डिपार्टमेंट आरएनबी है, लेकिन आप डेपुटेशन बेसिस पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, तो आप इस पर टैप करिए। पेरेंट डिपार्टमेंट आपका वही रहेगा आरएनबी, लेकिन आपको ऑफिशियल एड्रेस जो होगा वो आपको एग्रीकल्चर वाला मेंशन करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद अपनी डेपुटेशन डिटेल्स को यहाँ पे फीड करना है कि आप किस डेट को डेपुटेशन बेसिस पर कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड हुए हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पे स्केल और आपकी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो बेसिक प्लस ऑल द अदर अलाउंसेस होती है। ग्रॉस सैलरी वो नहीं होती जो आपके अकाउंट में आती है, वो नेट सैलरी होती है। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस याद रखिए। अगर आपको इसके बारे में मालूम नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी है, आप लिंक में देख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वही होगी जब आपने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किया था, वो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगी। उसके बाद आपको हम ले चलते हैं ऐड प्रॉपर्टी पर। आप प्रॉपर्टी पर टैप करिए और याद रखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को आपको फीड करना है तो बार बार आपको ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर टैप करना है। आप किसी भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन, बार बार लोग यही पूछ रहे हैं कि हम एडिट कर सकते हैं, हमसे गलती से फिल हो गया। अगर आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है तो आप कभी भी कितनी भी बार उसको एडिट कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी की डिटेल भरते टाइम थोड़ा सा सतर्क रहिए, अवेयर रहिए। जो भी डिटेल फीड करेंगे उसको थारो रीड करिए, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो कैश बैलेंस है, वहां पर आपको जो कैश इन हैंड है वो आपको इन फिगर्स लिखनी है, ना कि इन वर्ड्स। अगर आपके पास 50,000 है तो आप यहाँ पर 50,000 लिखिए इन फिगर्स। इसको वर्ड्स में मत लिखिए। अगर आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको ये सबमिट होते हुए एरर आएगा। उसके बाद आ जाता है आपकी टोटल म्यूचुअल फंड्स की जो एट प्रेजेंट टाइम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ये आप उसके बाद आ जाता है जो मैक्सिमम लोगों को परेशानी आ रही है, टोटल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स प्रीशियस स्टोन्स। इसकी वैल्यू जो आपको यहाँ पे फीड करनी है, वो वैल्यू जब आपने वो ऑर्नामेंट या गोल्ड आपने ख़रीदा था उस टाइम पर उसकी वैल्यू कितनी थी, वो वैल्यू यहाँ पर आपको फीड करनी है। एट प्रेजेंट टाइम की जो वैल्यू है उसको फीड मत करिए। जब आपने परचेज़ किया था उस टाइम पर उसकी कितनी वैल्यू थी उसको यहाँ पे मेंशन करिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आइकन दिया हुआ है, आप उसको टैप करिए और यहाँ पर उसको देख सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स ओब्लिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, अभी 11 तारीख को एक नया सर्कुलर निकला है जिसके अकॉर्डिंग आपको वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम या हाउस होल्ड आइटम मेंशन करनी है जिसकी वैल्यू आपकी 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा है। सपोज करिए आपके घर में एक एलईडी है, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया है और आपकी 2 महीने की बेसिक सैलरी 80,000 बनती है, तभी आप उस एलईडी को मेंशन करिए। अगर वो एलईडी आपके घर में 60,000 की है तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है व्हीकल
व्हीकल में आपको सब टाइप व्हीकल्स करना है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग मेरे को क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं कि सर हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं तो हम दोनों को कैसे मेंशन करेंगे? आप पहले एक व्हीकल को मेंशन कर दीजिए, उसके बाद ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर टैप करिए और फिर से व्हीकल वाले सेक्शन पर आइए और दूसरे व्हीकल्स की डिटेल फीड कर दीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज़ कर रही है पब्लिक जो कमेंट्स में बार-बार, वो है मोड ऑफ एक्विजिशन। वो बोल रहे हैं कि मोड ऑफ एक्विजिशन में हम क्या लिखें? व्हीकल के केस ही ले लीजिए, इसमें आप लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन होता है कि आपने उस चीज़ को प्राप्त कैसे किया है। सपोज़ करिए अगर आपने खुद परचेज़ किया तो उसको परचेज़ लिखिए, अगर आपको गिफ्ट मिली है तो उसको गिफ्टेड लिखिए, अगर इनहेरिटेंस है, आपके फादर साहब की गाड़ी थी तो आप यहाँ पर इनहेरिटेंस लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो आइकन बना हुआ आई का इसको टैप करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा बाय परचेज, लीज, इनहेरिटेंस, गिफ्ट और अदरवाइज, जो भी आपके केस में होगा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप लैंड के केस में भी यही चीज़ आएगी, वहाँ पर भी आप यही चीज़ लिखिए। अगर आपने परचेज किया है तो उसको परचेज लिखिए, अगर गिफ्टेड है गिफ्ट लिखिए, इनहेरिटेंस है इनहेरिटेंस लिखिए, अगर आपने वो लैंड लीज पर लिया है तो आप लीज्ड लिखिए। जो भी आपका केस होगा टर्न बाय टर्न आप उसको लिख सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए बिल्डिंग, कमर्शियल, ओब्लिक, रेजिडेंशियल। इसमें जो मैक्सिमम डाउट लोगों को हो रहा है, जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, वो आ रहा है प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पर लिखा है बिल्डिंग, कमर्शियल, ओब्लिक, रेजिडेंशियल, बल्कि दोनों को बताया गया है। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में मेंशन करना है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कमर्शियल है कि रेजिडेंशियल है। अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, 7 मरले, 8 मरले, जो भी आपके केस में होगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मीन्स ऑफ एक्वायर्ड, अगर आपने उसको कैश के तौर पर ख़रीदा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लोन के अकॉर्डिंग उसको लिया है तब लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ओब्लिक एक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑफ लैंड इन केस ऑफ हाउस। अगर आपने घर खरीदा है तो उसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के साथ। सपोज करिए अगर आपका घर है, कोई 5 मरले का घर है, वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, आपने उसको परचेज किया है, आपको उस लोकेलिटी के हिसाब से उसकी लैंड की कास्ट और कंस्ट्रक्शन कास्ट दोनों को मिलाकर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर मेंशन करना है। मोड ऑफ एक्विजिशन में आपको लिखना है कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसे मिली है। आपको गिफ्टेड है, आपने परचेज किया है, इनहेरिटेंस तौर पर मिली है। अब लोग पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगा जब आपका इनहेरिटेंस केस होगा। सपोज करिए आपके पास ये प्रॉपर्टी अपने एंसेस्टर से मिली है तो आप डेट ऑफ एक्विजिशन क्या लिखेंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं की है। यहाँ पर आप डेट ऑफ एक्विजिशन वो लिखिए जो आपके लास्ट एंसेस्टर थे, उनकी जो डेथ डेट थी वो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लैंड। लैंड का केस भी सेम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी में यहाँ पर लैंड के केस में आपको मेंशन करना है आपकी लैंड किस तरह की है, आपकी रेजिडेंशियल लैंड है, इरिगेटेड लैंड है या कमर्शियल लैंड है। यहाँ पे ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। डिस्क्रिप्शन में आप यही लिख सकते हैं, इरिगेटेड लैंड है तो आप इरिगेटेड लैंड लिखिए, रेजिडेंशियल लैंड है तो रेजिडेंशियल लैंड लिखिए, अगर कमर्शियल लैंड है तो आप कमर्शियल लैंड यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ एक्वायर्ड आ जाएगा। डेट ऑफ एक्वायर्ड यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, डेथ डेट ऑफ लास्ट एंसेस्टर। अगर आपने परचेज़ किया तो तब भी आपके पास उसकी डेट होगी, परचेज डेट, तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको गिफ्ट के तौर पर मिली है गिफ्टेड लिखिए, लीज लिखिए, अगर आपको इनहेरिटेंस तौर पर मिली है तो आप इनहेरिटेंस लिखिए। अब यहाँ पर जो लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि सर हमने आधा फॉर्म फिल कर लिया है लेकिन हम उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमने सबमिट कर लिया है तो अब हम क्या करें। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप फाइनल सबमिशन से पहले जितनी बार मर्जी अपने फॉर्म को एडिट करिए, री एडिट करिए और उसके बाद जब आप श्योर हो जाएंगे उसके बाद ही इसको फाइनल सबमिट करिए। इन केस आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, अगर आप उसमें कोई चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ पे तो अभी एडिट का कोई ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्कुलर में यही लिखा है कि एक बार अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन आप हेल्प के तौर पर यहाँ पर एक मेल कर सकते हैं, इनकी रजिस्टर ईमेल आईडी है सपोर्ट ईमेल, यहाँ पर आप जाकर उनको एक मेल कर सकते हैं कि अपने केस में जो आप उनको ब्रीफ करिए
और उनको बताइए कि सर हमसे ये गलती हो गई, हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर थोड़े बहुत डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन करिए, अगर हो सके तो मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।